सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज 456वें लेक्चर में आज योग दिवस की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामना। और प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज हम एक नए लेक्चर के साथ, नए व्याख्यान के साथ आप सबके सामने उपस्थित है। आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर गरिमा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकुला, हरियाणा से अभी वर्तमान समय में आप कार्य कर रहे हैं। और आपकी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई मदन मोहन मालविया आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर से आपने कंप्लीट की है। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान से पूरा किया है। और अभी आप पीएचडी एनआईए से ही परस्यू कर रहे हैं। आपका इससे पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर शालाक्य तंत्र में श्री शिरडी साईं बाबा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुंदियागढ़, किशनगढ़, रेनवाल में आपने इससे पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्य किया है। और वर्तमान समय में आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप पंचकुला एनआईए में अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। आपके अचीवमेंट्स है जीवक अवार्ड वाज गिवन बाय द हिमालय ड्रग कंपनी इन 2019 for securing the first position in the BMS. Or you have also received the merit certificate from DSRR AU Jodhpur for the securing the second position for the BMS degree at the university level. और आपने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च एक्टिविटी में भी आपका पार्टिसिपेशन है। अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आपने अपना योगदान दिया हुआ है। 6 आर्टिकल आपके प्रकाशित है। और पेपर प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी आपने बहुत सारे सेमिनार्स में आपने अपना भाग लिया हुआ है। और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी आप समय समय पर करते रहे। बहुत सारे कैंप भी आपने अटेंड किए हैं जहाँ शालाक्य के रिलेटेड आपने बहुत सारे पेशेंट्स को भी लाभान्वित किया। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को आज मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के इस सीएमई आयुर्वेद व्याख्यान माला में आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर गरिमा। थैंक यू सो मच मैम। मैं आप सभी, हाँ जी मैम, है विजिबल जी। नमस्ते टू ऑल। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो 2014 से अनवरत हम लोग मना रहे हैं 21 जून को, अब की बार हम सभी लोगों ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया है, तो सभी को हार्दिक शुभकामना है। आज जो मेरा टॉपिक है जिसे मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मैक्युलर एडिमा, एक सिंगल केस स्टडी। सबसे पहले तो जो ये टॉपिक है जो मैंने प्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जो डायबिटिक पेशेंट मैंने क्यों सेलेक्ट किया, कि जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं उनके अंदर हमें सबसे पहले अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ का ना तो अंदाजा रहता है कि डायबिटिक की वजह से हमारी आंखों पर भी असर आता है। वो हमारे पास तब विजिट करने आते हैं जब ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुका होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो चुकी होती है। तो इस मेरा जो प्रेजेंट करने का मोटिव था कि सभी लोगों को, जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे किसी भी विभाग के एक्सपर्ट हो, एटलीस्ट सभी लोग इस चीज को जाने और लोगों तक ये चीज पहुंचे कि डायबिटिक का जो असर है वो हमारी आंखों पर पड़ता है, रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है, उसकी वजह से जो पर्सन है वो ब्लाइंड भी हो सकता है। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। और ये टॉपिक मेरा पीजी जो थीसिस मैंने कंप्लीट की है उसका भी ये टॉपिक है, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें ब्रीफली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या ये डिजीज है, इसका क्या प्रिवलेंस है, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, और हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसका क्या मैनेजमेंट रहता है आयुर्वेदिक वे में भी और मॉडर्न वे में भी। सबसे पहले मैं ब्रीफली बताना चाहूंगी, क्योंकि आई एनाटॉमी
सभी लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही हैं, लेकिन जो अभी विशेषकर इस जो केस स्टडी के अंदर जिस एनाटॉमी की हमें नीड है उसको मैं एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो रेटिना है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे आई में 3 कोट रहते हैं। उसमें जो रेटिना है वो हमारा सबसे जो इनर मोस्ट कोट रहता है, नर्वस कोट जिसको हम बोलते हैं, ये जो डिजीज है वो इससे रिलेट करती है। रेटिना का ही एक पार्ट है मैक्यूला। सबसे पहले हम रेटिना को, सभी लोगों को पता होगा आई थिंक, कि ये एक डेलिगेट थिन और इनर मोस्ट ट्रांसपेरेंट ट्यूनिक मेम्ब्रेन होती है। इसको हम ब्रीफली डिवाइड करते हैं, ऑप्टिक डिस्क, पेरिफेरल रेटिना एंड देन मैक्यूला। ये आपको पिक्चर शो हो रही है, विजिबल है कि ये डिस्क वाला एरिया है, देन ये वाला जो एरिया है ये मैक्यूलर एरिया है, और जो ये साइड में है ये पूरा हमारा पेरिफेरल रेटिना है। सेंट्रल रेटिना में हमारा मैक्यूला और ये जो डिस्क वाला रीजन है हम इसको रिजम्बल करते हैं। इसमें जो ये मैक्यूला वाला जो एरिया रहता है, जो कि आज की जो मेरी डिजीज है जिसको मैंने मैक्यूलर इडीमा नाम दिया है, तो यहाँ पर सूजन आ जाती है। हम सीधी शब्दों में या सीधी भाषा में बोलना चाहें तो यहाँ सूजन आ जाना आज की जो केस है वो आज इसके ऊपर है। तो यहाँ इडीमा डेवलप होने से पेशेंट्स को दिखना कम हो जाता है। और ये जो मैक्यूला है ये बहुत हाईली सेंसिटिव एरिया रहता है, और जो हमारा पूरी तरह से जो विजन डिपेंड रहता है, सेंट्रल विजन जो पूरी तरह से डिपेंड रहता है वो इस एरिया के ऊपर रहता है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आई की एनाटॉमी से। ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, 10 क्रॉस सेक्शनल इमेज है हमारी रेटिना की। इसमें 10 लेयर रहती है। इस डिजीज के अंदर मैक्यूलर इडीमा में जो ये लेयर आप देख रहे हैं, इन लेयर्स के अंदर सूजन आ जाती है। ये वाला जो एरिया है ये मैक्यूला एरिया है, और ये सारे जो आपको लाइनें दिख रही है ये सारी रेटिना की 10 लेयर्स है। तो इन लेयर्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में सेपरेट हो जाती है और हमारे विजन को हैम्पर करती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, इनके सबके पर्टिकुलरली नाम हैं, अलग अलग लेयर्स के अलग अलग नेम हैं। देन हम अपना जो टॉपिक है उसका जो मेन पार्ट है जिसे हमने मैक्यूला नाम दिया है, उसकी जो बेसिक एनाटॉमी है ये इसके रीजन रहते हैं। मेन वाला जो रीजन रहता है ये फोविया वाला रीजन रहता है, ये वाला एरिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया रहता है। उसके बाद पैराफोवियल रहता है, देन पेरिफोवियल रीजन रहता है। ये इसकी बेसिक एनाटॉमी रहती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो मैक्यूला एरिया है वो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल विजन है और जो हमारा कलर विजन है वो इससे इसकी सहायता से होता है। अब हम थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में देखें कि मैक्यूलर थिकनेस, क्योंकि ये जो डिजीज है डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा, इस डिजीज के अंदर जो हमारी नॉर्मल थिकनेस रहती है मैक्यूला की उससे डेविएशन मिलता है, उससे जो थिकनेस रहती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल मैक्यूलर थिकनेस है वो कितनी होती है, देन हम इडीमा कब बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि मैक्यूलर थिकनेस को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 10 रेटाइनल लेयर होती है उसकी जो थिकनेस रहती है, सबसे बाहर की लेयर और सबसे अंदर की लेयर। सबसे अंदर की लेयर है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और जो सबसे बाहर की लेयर है जिसे हम बोलते हैं रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। तो इनके बीच की जो एरिया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं मैक्यूलर, उसको हम बोलते हैं मैक्यूलर थिकनेस। तो जो फोवियल थिकनेस आती है मेजर करने पर वो आती है 229 प्लस माइनस 20.46। और हम मीन देखें कि जो हमने 9 एरिया दिए हैं, ये नीचे मैंने इमेज दिखाई है, इसमें जो सॉरी इसमें जो ये बीच का जो फोविया वाला रीजन है इसके अंदर जो थिकनेस है वो तो रहती है 229 प्लस माइनस 20 के अप्रोक्स। एंड जो हम पूरे जो 9 रीजन है
यदि इसकी एवरेज थिकनेस लेते हैं तो वो एवरेज रहती है 262 प्लस माइनस 13.34 माइक्रोन मिलीमीटर। ये इसका नॉर्मल एवरेज है। और हम लोग कब उसको एक मैक्यूलर इडीमा का नाम देंगे या फिर एक जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैक्यूलर इडीमा का नाम देंगे, यदि रेटाइनल थिकनेस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 माइक्रोन मिलीमीटर। सेंटर जोन को यदि इन्वॉल्व करती है 320 माइक्रोन मिलीमीटर से ग्रेटर रहता है यदि रेटाइनल थिकनेस, तो हम उसको एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैक्यूलर इडीमा का नाम देते हैं। एक जो मेन इसके अंदर कि ये जो पैथोलॉजी डेवलप क्यों होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बैरियर के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड रेटाइनल बैरियर रहते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में रहते हैं वैसे हमारी रेटिना के पास भी बैरियर रहते हैं। वो हर किसी को अंदर नहीं एंटर करने देते हैं। तो ये दो तरह से बैरियर रहते हैं हमारी रेटिना में। एक हमारा आउटर ब्लड रेटाइनल बैरियर रहता है, एक हमारा इनर ब्लड रेटाइनल बैरियर रहता है। तो जब इडीमा डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये ब्लड रेटाइनल बैरियर टूट रहे हैं। ये सब डायबिटिक की वजह से होता है। लेकिन आपको एक एनोटमी पर्पज से मैंने यहाँ बताना चाहा कि ब्लड रेटाइनल बैरियर रहते हैं हमारी सेल्स के अंदर। जितनी भी रेटाइना की एंडोथीलियल सेल्स रहती हैं, उन सेल्स के अंदर इनर ब्लड रेटाइनल बैरियर रहता है, जो कि एक जो फ्लूइड्स का फ्लो होता है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोकता है, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी इडीमा डेवलप नहीं होता। और जब ये डिजीज होती है तो यहाँ पर डायबिटिक की वजह से ऐसे पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि ब्लड रेटाइनल बैरियर ब्रेक डाउन हो जाता है और वहां पर इडीमा डेवलप हो जाता है। इस ब्लड रेटाइनल बैरियर को बनाने में एक जो पैरासाइट्स हम एक लेयर बोलते हैं उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज रहती है, इसके अंदर धीरे धीरे पैरासाइट्स का मतलब डिक्रीज होती है। इसी कारण ये ब्लड रेटाइनल बैरियर के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे भी जो हमारी एंडोथीलियल सेल्स है उनके भी नंबर कम होने लग जाते हैं। इसीलिए एक तो डायबिटीज और एक एज की वजह से इस ब्लड रेटाइनल बैरियर पर फर्क पड़ता है और इसके टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। अब इंट्रो से चालू करते हैं। जैसा सभी को पता है कि डायबिटीज मेलाइटस का अब तो काफी प्रिवलेंस इसका बढ़ गया है। ये एक सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जो डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा डेवलप होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक यदि किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल रहता है, मतलब बहुत लंबे टाइम से उसको शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आप सभी को पता है यदि क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा तो वो कहीं ना कहीं सभी ऑर्गन्स पर हमारे डेवलप होता है। माइक्रोएंजियोपैथी डेवलप होती है, वेस्कुलोपैथी डेवलप होती है, नेफ्रोपैथी डेवलप होती है। उसी तरह से हमारी आंखों में डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा डेवलप होता है। इट इन्वॉल्व्स द डिटोरिएशन ऑफ द ब्लड रेटाइनल बैरियर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्लड रेटाइनल बैरियर है वो इसके अंदर डिटोरिएट होता है और उसकी वजह से वहां पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है। और मेनली इसके अंदर सेंट्रल विजन हैम्पर होता है, क्योंकि हमारा मैक्यूला वाला रीजन इसके अंदर हैम्पर है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैक्यूला का फंक्शन है मेनली सेंट्रल विजन के लिए और कलर विजन के लिए। तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो बेसिकली यही लेके आते हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसे धुंधलाहट दिख रही है, एकदम काला काला सा उसको दिखने लगता है यदि उसको पूरी तरह से उसका मैक्यूला इन्वॉल्व है। तो अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या आते हैं? फ्लोटर्स उसको दिखेंगे, काले धब्बे दिखते हैं उसको, परसेप्शन ऑफ ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ आई, मेटामॉर्फोजिया, ये क्लिनिकल टर्म है। इसके अंदर उसको टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। मेटामॉर्फोजिया मतलब टेढ़ा मेढ़ा उसको विजिबल होता है। एंड फोटोफोबिया, अब हम डिजीज के बारे में देखते हैं। तो डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा इज मैनिफेस्टेड एज ए रेटाइनल थिकनिंग
जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी मैक्युला की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? वहां पर कहीं ना कहीं इंट्रा रेटाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, और प्राइमरली जो इनर और आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर रहती है, जैसा मैंने सेकंड स्लाइड में बताया था कि रेटिना के पास 10 लेयर्स रहती है, उसी में से आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर रहती है एंड इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर रहती है। तो इन लेयर्स के बीच में स्पेशली जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे हम डायबिटिक मैक्युलर इडीमा बोलते हैं। ये देखो, मैंने 2 पिक्चर डिस्प्ले किया है। फर्स्ट पिक्चर इज ए नॉर्मल रेटिना एंड हेल्दी रेटिना, देन सेकंड पिक्चर इज ए डायबिटिक मैक्युलर इडीमा। ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये सब लीकेज है, इसे हम लीकेज बोलते हैं। लीकेज हार्ड एक्जुडेट्स डेवलप हो जाते हैं, इस लीकेज की वजह से वहां इडीमा है और पेशेंट्स को दिक्कत होती है। तो आपको कहीं भी इस तरह की पिक्चर, ये एक ओसीटी इमेज होती है जो इसको डायग्नोस करने का तरीका है, आगे मैं बताऊंगी। देन मैंने केवल एक विजुअलाइज करने के लिए इस इमेज को रखा है कि हमारा रेटिना किस तरह से अपीरियर होगा यदि किसी पेशेंट को डायबिटिक मैक्युलर इडीमा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रिवलेंस के बारे में बात करें तो जो डायबिटिक मैक्युलर इडीमा का प्रिवलेंस है वो 6.81% है वर्ल्ड वाइड। और डायबिटिक कंट्रोल और कॉम्प्लिकेशन ट्रायल की बात करते हैं तो इंसिडेंस जो है डायबिटिक मैक्युलर इडीमा डेवलप होने का, टाइप 1 डायबिटीज में यदि 9 ईयर की डायबिटिक हिस्ट्री है तो 27% है, लेकिन यदि टाइप 2 डायग्नोस हुआ है पेशेंट को तो अप्रोक्सीमेटली 5% पेशेंट्स को डायबिटिक मैक्युलर इडीमा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ग्रेजुअली डेवलप होती है और पेशेंट को जब तक पता चलता है तब तक उसको काफी साल हो चुके होते हैं डायबिटीज के अंदर रहते हुए। तो उसको कई बार पेशेंट को डायग्नोस ही तब होता है जब वो आंखें दिखाने के लिए आता है कि उसको डायबिटीज है, कई बार पता ही नहीं चलता है। और जैसे जैसे डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इस डिजीज के चांसेस बढ़ते रहेंगे, और यदि हमने डायबिटीज कंट्रोल नहीं है उस पेशेंट का तो उस पेशेंट के अंदर इस तरह की डिजीज डेवलप हो सकती है। देखिए, ये जैसे मैंने सेकंड स्लाइड में आपको दिखाया था 10 लेयर रहती है रेटिना के पास। जब उसको डायबिटिक मैक्युलर इडीमा हो जाता है तो हमारी जो 10 लेयर्स हैं उसका अपीयरेंस इस तरह से रहता है। ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर से जो डिमार्क है ये सिस्टिक स्पेसेस है, इनको हम इडीमा बोलते हैं। यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है। ये जो मैं पिक्चर डिस्प्ले कर रही हूँ ये ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी का क्रॉस सेक्शनल इमेजेस होती है रेटिना की, ये वो इमेज है, यहाँ पर इडीमा डेवलप है। ये सब जो है यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस के बारे में देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि लंबे टाइम तक यदि हाइपरग्लाइसीमिया है किसी पेशेंट को तो उसको चेंजेस आने लगते हैं। जैसा बहुत लंबे टाइम तक यदि किसी पेशेंट को क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, क्योंकि एक ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन इंक्रीज होता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है जैसे साइटोकिन्स वगैरह है ये रिलीज होना चालू हो जाते हैं। एक जो आपने कभी पहले पढ़ा होगा पॉलियोल पाथवे रहता है, इसके अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसका पैथोजेनेसिस में क्योंकि ऑलरेडी ये जो पाथवे है जैसे जिनका डायबिटीज होगा उन लोगों ने इसको काफी पढ़ा होगा। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है वो सोर्बिटोल नामक एक ग्लूकोज का ही एक तरह का वो है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जो सोर्बिटोल रहता है वो इम्परमिएबल रहता है, वो किसी भी चीज को पास नहीं कर पाता तो उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। और जब ग्लूकोज सोर्बिटोल में कन्वर्ट होता है तो वहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वहां रिलीज होते हैं, तो इन सब की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है। इसी तरह से ये अलग अलग पाथवे है जो कि क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से एक्टिवेट होते हैं। जैसे हेक्सोजिमाइन एक्टिवेशन हो जाता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनना चालू हो जाते हैं,
प्रोटीज काइनेस का एक्टिवेशन हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से ये सब मिलके क्या करते हैं, जो रेटिना है उस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। और इनके साथ साथ क्या रहता है, अब हम 3 तरह से इसकी पैथोलॉजी को समझ सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यदि बढ़ता है और साथ में सोर्बिटोल का यदि एक्यूमुलेशन होता है, तो जो भी हमारी एंडोथेलियल सेल्स है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहां थिकनिंग होना चालू हो जाती है, वो मोटी होना चालू हो जाती है। तो किसी भी तरह से यदि वो मोटी हो रही है या फिर वहां सोर्बिटोल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसका जो ल्यूमेन है, मतलब जितना एरिया उसका ऑलरेडी है उतना एरिया नहीं होके वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जितना फ्लो जाना चाहिए, ब्लड का फ्लो जाना चाहिए या जितना रेटिना को चाहिए ब्लड फ्लो, उतना नहीं जाता है। तो इन सब कंडीशन की वजह से रेटाइनल हाइपोक्सिया या रेटाइनल इस्चीमिया डेवलप होता है। और हमारी जो बॉडी, हमारा जो रेटिना है उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है एक फैक्टर रिलीज होने के लिए जिसका नाम है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। मतलब कि जैसे ही रेटिना के अंदर हाइपोक्सिया हुआ या रेटिना के अंदर इस्चीमिया हुआ, रेटिना के पास पॉजिटिव फीडबैक गया कि ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। अब ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए वो एक फैक्टर रिलीज कर देता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या करता है, न्यू ब्लड वेसल्स बनाने लग जाता है। अब जैसे ही ये न्यू ब्लड वेसल्स बनाता है, तो जो वो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती, उनके अंदर एक सेल वॉल जो होती है वो उतनी इंटीग्रिटी की नहीं होती, तो वो जल्दी जल्दी टूटने लगती है। मतलब वो एकदम फ्रेजाइल होती है, जैसे ही बनी वैसे ही वो टूट जाएगी। तो वहां हेमरेज डेवलप होने लग जाते हैं। जो मैंने बताया कि न्यू ब्लड वेसल्स बनती है उसको हम बोलते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन। और उसके बाद वो पेशेंट प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में चला जाता है। एक पैथोलॉजी इस तरह से डेवलप हो सकती है। साथ में दूसरी पैथोलॉजी इस तरह से डेवलप हो सकती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्लड रेटाइनल बैरियर रहता है वहां पर एक सेल होती है जिसे हम पेरिसाइट बोलते हैं। तो उस पेरिसाइट का लॉस होता है और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यदि किसी भी सेल पर पड़ता है या टिश्यू पर पड़ता है तो उसका डैमेज होना निश्चित है। तो इसमें पेरिसाइट का लॉस भी होता है और एंडोथेलियल सेल का डैमेज भी होता है। और ये दोनों चीजें ही मिलकर हमारा ब्लड रेटाइनल बैरियर बना रही थी। तो जब ये दोनों चीजें ही डैमेज होगी या लॉस होगी तो हमारा जो ब्लड रेटाइनल बैरियर है वो टूटेगा, उसका ब्रेकडाउन होता है। और उसके ब्रेकडाउन होने से जितना भी जो रोक के रखा हुआ था उसने फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट वो बिगड़ता है, वहां पर हाइपर परमेबिलिटी बढ़ती है, देन वहां इडीमा डेवलप हो जाता है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन भी होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, और वो पैथोलॉजी चलती है, न्यूरोवेस्कुलर डिस्फंक्शन होने चालू हो जाते हैं। अब इसका क्या रिस्क फैक्टर है, एक तो एज है रिस्क फैक्टर। एज इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। और साथ में जैसा मैंने बताया जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स है और किस एंडोथेलियल जो सेल्स है उनकी भी जो इंटीग्रिटी है या उनकी भी जो संख्या है वो भी डिक्रीज होती है। और किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटिक का ड्यूरेशन ये एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज कंट्रोल, यदि अनकंट्रोल डायबिटीज है तो ये एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करती है। साथ में यदि किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो ये एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करेगा। लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल यदि बढ़ा हुआ है वो एक रिस्क फैक्टर है। देन एनीमिया, एनीमिया क्यों रिस्क फैक्टर है, जैसा मैंने आपको पैथोजेनेसिस में बताया, यदि किसी भी तरह से रेटाइनल सर्कुलेशन हैम्पर होगा तो वहां हाइपोक्सिया या इस्चीमिया डेवलप होगा। उसकी वजह से हम नियोवेस्कुलराइजेशन की तरफ जाएंगे और वहां पीडीआर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही प्रेगनेंसी के अंदर भी इस तरह का एक रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। अब साइन के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या साइन हमको मिल सकते हैं यदि ये पेशेंट डायबिटिक मैक्युलर एडिमा का आता है। तो सबसे पहले होता है माइक्रो एन्यूरिज्म। सबको ये बेसिक वर्ड है, आई थिंक पता होगा। माइक्रो एन्यूरिज्म
कि कोई भी यदि सेल है उसके अंदर यदि कोई भी प्रेशर, उसकी जो सेल वॉल है, यदि वहां की इंटीग्रिटी कम होती है तो वहां से एक आउट पाउचिंग हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। तो यहाँ पर एंडोथीलियल जो सेल्स है, यदि उसका डैमेज होता है या फिर उसका जो पेरिसाइट लॉस होता है, तो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो इनिशियली स्टेज में जब प्रभावित होती है तो वो एक माइक्रो एन्यूरिज्म का रूप ले लेती है। और ये फर्स्ट इनिशियल साइन है डायबिटिक रेटिनोपैथी का, माइक्रो एन्यूरिज्म। यदि किसी पेशेंट में आपको ये दिख रहा है और कोई साइन नहीं है, तो आपको उसको वार्न करना है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक मैकुलर एडिमा डेवलप हो जाए। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इनिशियल साइन रहता है वो माइक्रो एन्यूरिज्म रहता है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि नई ब्लड वेसल्स बनेगी तो हेमरेज होंगे या लीकेज होगा तो भी हेमरेज है। हार्ड एक्सुडेट्स बोलते हैं हम, यदि लीकेज के कारण वहां डिपोजिशन हो जाता है तो उसको हम हार्ड एक्सुडेट्स का नाम देते हैं। ये येलोइश कलर के अपीयरेंस दिखता है। कॉटन वूल स्पॉट्स, कॉटन वूल स्पॉट्स मतलब जहां जहां भी रेटाइनल सर्कुलेशन हैम्पर होगा वहां व्हाइट कलर के धब्बे दिखते हैं, मतलब वहां तक ब्लड सर्कुलेशन हमारा नहीं पहुंच रहा है। तो ये जब हम देखते हैं तो जैसे कॉटन रखी हो सफेद कलर की, उस तरह का अपीयरेंस ये हमें देते हैं। तो इसीलिए इनको कॉटन वूल स्पॉट्स के नाम से बोला जाता है। देन नियोवेस्कुलराइजेशन, विट्रस हेमरेज, यदि नई ब्लड वेसल्स जो भी बन रही है वो हमारा सभी को पता होगा कि हमारे जो आई के अंदर दो तरह के फ्लूइड रहते हैं। एक्वस रहता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिसे हम विट्रस बोलते हैं। तो यदि जितनी भी नई ब्लड वेसल्स है वो रेटिना में बन रही है तो वो विट्रस की तरफ जाकर यदि फ्रेजाइल होती है, वो टूटती है, तो विट्रस हेमरेज भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक साइन और मिलता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट। यदि बहुत ज्यादा इडीमा डेवलप हो गया है और जो हमारी रेटाइनल लेयर है वो आपस में सेपरेट हो गई है, तो चांसेस हैं कि आगे चल के उस पेशेंट को रेटाइनल डिटैचमेंट भी हो सकता है और मैक्यूलर इडीमा डेवलप होता ही है, जैसा मैंने बताया। सिम्टम्स के अंदर धीरे धीरे पेशेंट का जो विजन है वो लॉस होता रहेगा। स्कोटोमा मतलब आगे काले धब्बे दिखना, ब्लैक स्पॉट्स दिखना, मेटामॉर्फोजिया जैसा मैंने पहले बताया टेढ़ा मेढ़ा दिखना इसको। विट्रस हेमरेज यदि कम रहता है तो पेशेंट को केवल काले धब्बे या फ्लोटर्स दिखते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में यदि विट्रस हेमरेज है और पूरा मैक्यूला को उसने पूरा कवर करके रखा है ब्लीडिंग से, तो पेशेंट को कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम काला, कुछ भी उसको कुछ भी विजिबल नहीं होता है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद कलर विजन के अंदर एबनॉर्मलिटी मिल सकती है क्योंकि हमारा मैक्यूला वाला एरिया अफेक्टेड है और वो कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट वहां पर जो कोन रहती है वो सबसे ज्यादा जो हमारी कोन सेल्स रहती है वो मैक्यूला के ऊपर ही रहती है। जैसे रोड और कोन दो तरह की सेल्स रहती है रेटिना के अंदर। रोड रहती है वो डिम लाइट में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और जो कोन रहती है वो एक तो कलर विजन के लिए और थोड़ा लाइट वाले एनवायरनमेंट में देखने के लिए कोन रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से कंट्रास्ट जो सेंसिटिविटी रहती है वो भी रिड्यूस हो सकती है पेशेंट्स की। अब इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं ना, तो अलग अलग तरीके हैं इसको डायग्नोस के, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें हम इनडायरेक्ट फंडोस्कोपी कर सकते हैं, स्लिट लैंप बायोमाइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग नाम हैं जो कि हमारे आई एग्जामिनेशन में काम में आते हैं। फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी होती है, एफएफए बोलते हैं। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होती है जिसे ओसीटी बोलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई वो सारी पिक्चर ओसीटी की थी। ओसीटी हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देता है रेटाइनल लेयर्स की।
उसके बाद आजकल एक नया टूल आया है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। ये दोनों चीजों को साथ में देता है। अब ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो हमारा यही है, आयुर्वेद में भी जैसा बोला है कि निदान परिवर्जन है ही, और यदि कोई चीज किसी का उपद्रव है तो पहले हमें उस डिजीज को कंट्रोल करना है। तो इसका भी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी यही है कि हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को जितना अच्छे से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है कि उसका ग्लूकोज या फास्टिंग या पीपीबीएस या HbA1c का लेवल मेंटेन रहे, और साथ में यदि उसको हाइपरटेंशन एसोसिएटेड है तो वो भी एकदम कंट्रोल में रहे। यदि ये दो चीज कंट्रोल में रहेगी तो हम आगे आने वाले जो उसको डैमेज है उससे बचा सकते हैं। यदि फिर भी यदि पेशेंट्स इस तरह का डेवलप हो जाता है तो इसके जो मॉडर्न्स के अंदर जो ड्रग्स है वो एक लेजर फोटोकोगुलेशन करते हैं कि उस एरिया के अंदर लेजर से उसको जला देते हैं। उसके अलावा एंटी-VEGF एजेंट, जैसा मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी में बताया था कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का रिलीज होना चालू हो जाता है, तो उसके रिलीज को रोक, क्योंकि वो जब रुक जाएगा तो हमारा नियोवेस्कुलराइजेशन रुक जाएगा। तो इस तरह के इंजेक्शन आते हैं। पेशेंट बोलेंगे आपको आके कि आंख में 2 बार इंजेक्शन लग गए, आंख में 3 बार इंजेक्शन लग गए। तो इंजेक्शन लगने का मतलब है वहां उसको एंटी-VEGF के एजेंट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा हम उसको स्टीरॉइड्स दे सकते, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन भी आते हैं, वो दे सकते हैं। मतलब जो मॉडर्न्स वाले जो देते हैं इसके अंदर प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर होते हैं, वो ड्रग्स को यूज करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है, यदि विट्रस हेमरेज है, बहुत ज्यादा विट्रस हेमरेज है, बहुत मतलब सीवियर स्टेज में हम पहुंच गए हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन रहता है विट्रेक्टोमी कर देते हैं वो लोग। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट को देखा जाता है डायबिटिक मैक्युलर एडीमा को। ये 3 तरह से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड देन टर्शियरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो हमारा यही रहेगा कि उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करें। अब उसको कंट्रोल करें और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं हम। तो सबसे पहले इम्प्रूव अवेयरनेस, सेकंड हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी रिस्क फैक्टर हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको प्रिवेंट कर सकें या उनको कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिकेशन चालू करें। और सिस्टेमिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द DR। यदि कोई पेशेंट है, आपको पता है वो डायबिटिक पेशेंट है, तो ये आपका नैतिक दायित्व भी है कि आप उस पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन के लिए आप उसको भेज सकते हैं कि एक बार आप अपने आंखों का चेकअप जरूर करवाइए कि यदि कोई डायबिटिक के चेंजेस तो आपकी आंखों में नजर नहीं आ रहे हैं। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन में यही हम मेडिकेशन दे सकते हैं रिस्क फैक्टर के लिए, रेगुलर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। यदि किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी इनिशियल स्टेज में है तो आपको उसका हर 3 मंथ में फॉलो अप लेना है कि वो ठीक कंडीशन में है या नहीं है, और उसको मैनेज करने के लिए पॉलिसी या गाइडलाइन हमें बनानी है। टर्शियरी प्रिवेंशन हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं यदि डेवलप है, एंटी-VEGF जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेजर है, एंटी-VEGF है। तो इस तरह से हम 3 स्टेज के अंदर इसको कंट्रोल करने और इससे पेशेंट्स को बचाने के लिए हम अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। अब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझें, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ना तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक मैक्युलर एडीमा क्लियरली कहीं भी हम नेत्रगत व्याधियों के अंदर देखते हैं तो इस तरह से कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन आचार्य पूज्य पाद मुनि, वन ऑफ द ल्यूमिनेरियस ऑफ शालक्य एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी एक बुक है नेत्र प्रकाशिका, वहां लिखा है कि तिमिर में भी डेवलप एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेह रोग, कि मेह रोग के उपद्रव के फलस्वरूप तिमिर रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो एक ये रेफरेंस है वहां से। और जो हम तिमिर के बारे में, तिमिर को जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने उत्तर तंत्र अध्याय में, उत्तर तंत्र जो लिखा है जहां पर शालक्य तंत्र का वर्णन किया है 1 to 26 चैप्टर,
वहां पर तिमिर का एक्सप्लेन किया है, मतलब काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है तिमिर को। पटलगत तिमिर बताए हैं, दोषज तिमिर बताए हैं, प्रथम पटलगत तिमिर है, द्वितीय पटलगत तिमिर, तृतीय पटलगत तिमिर। तो जो उनके साइन हैं, जैसा उनके लक्षण हैं, जैसे विहल दृष्टि है, जैसे द्वितीय पटल में बताया मक्षिका मशक केश जालान पश्यति, या फिर तमहस है दर्शनम, नासा अक्षियुक्तानि विपरीतानि विवक्षते। तो इन सिम्टम्स को जब हम देखते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा कॉरिलेट कर सकते हैं। जैसे विहल दृष्टि है तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसके विजन में एबनॉर्मलिटी है या फिर ब्लड विजन है। मक्षिका मशक केश जालान है तो मतलब उसको ऐसा फ्लोटर्स टाइप में इसको इससे कॉरिलेट कर सकते हैं। तमस दर्शनम मतलब अंधेरा आ रहा है आगे, तो ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ आईज जिसे स्कोटोमा बोल सकते हैं। और नासा अक्षि युक्तानि विपरीतानि विवक्षते, कि मतलब उसको होते हुए भी वहां से नहीं दिख रहा है, मतलब उसका जो विजन है वो डिस्टोर्टेड है, कहीं से दिख रहा है कहीं से नहीं दिख रहा है। तो ये जो फीचर्स है वो कुछ कुछ फीचर्स हैं जो डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा से कोरिलेट हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यदि आयुर्वेद के हिसाब से इसकी पैथोलॉजी को मतलब समझ सकते हैं, थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा हम सबको पता है जो प्रमेह रोग है उसके अंदर कहीं ना कहीं अग्निमांद्य की अवस्था रहती है, चाहे वो जाठराग्नि हो चाहे वो धात्वाग्नि मांद्य हो। तो मधुमेह के अंदर अग्निमांद्य रहने की वजह से वहां आम दोष की उत्पत्ति रहती है या आम दोष रहता है। इसको हम जो आगे इसकी पैथोलॉजी पढ़ के आए हैं मॉडर्न में, जहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फिर जितने भी पाथवे का जो एक्टिवेशन हुआ था, जितना भी वहां रिलीज हो रही है जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो यहाँ हम उसको आम से कोरिलेट कर सकते हैं कि प्रमेह के रोगी में आम दोष की अवस्था रहती है और अग्निमांद्य की अवस्था रहती है। अब अग्निमांद्य है तो आचार्य चरक ने जहां गृहिणी चिकित्सा के अंदर बताया है, जहां वो धातु स्नेह परंपरा का वर्णन करते हैं कि एक धातु से अगली वाली धातु का पोषण होता है। तो आचार्य चरक ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है कि जब दो भाग बनते हैं, एक किट्ट भाग बनता है एक प्रसाद भाग बनता है, तो जो हमारा प्रसाद भाग है वो आगे वाली उसको नरिश करता है। लेकिन धातवा जो प्रमेह के रोगी में यदि अग्निमांद्य है तो वहां पर जो प्रसाद वाला भाग है वो इतना क्रिएट नहीं हो रहा है, उसकी जगह पर जो मल रूपी जो दोष है वो बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन दोषों के बढ़ने से हमारी जो बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल फीचर्स क्रिएट होने लग जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले जैसे देखें कि रस धातु है या रक्त धातु है, रस धातु का मल कफ है और रक्त धातु का मल पित्त है, तो इन दोषों का भी प्रीडोमिनेंस होने लग जाता है। और जो पित्त दोष है उसको आचार्य वाग्भट हैं जो हमारे आचार्य वाग्भट ने जब नेत्र रोगों की संप्राप्ति में वर्णन किया है तो वहां पर उन्होंने नेत्र रोगों की उत्पत्ति में मेन जो दोष का इन्वॉल्व बताया है वो पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया है कि जो नेत्र रोग होंगे वो पित्त दोषों का अनुसरण करते हुए नेत्र रोगों की उत्पत्ति होती है। तो यदि पित्त दोष यहाँ बढ़ रहा है, साथ में कफ दोष भी बढ़ रहा है, तो इन सब की वजह से हमारी आंखों के अंदर है वो चेंजेस आने लग जाते हैं। और इसी के साथ यदि हम इसकी संप्राप्ति को एक फ्लो चार्ट के जरिए देखें तो यदि कोई भी पर्सन है प्रमेह के जितने भी निदान दिए गए हैं उसका सेवन कर रहा है, उसमें कुछ निदान ऐसे हैं जो अचक्षुष्य निदान है, जैसे दिन में सोना और भी अदर फैक्टर है जो कि अचक्षुष्य है। यदि प्रमेह के रोगी प्रमेह के निदान के कारण तो है ही, उसके साथ साथ पित्त डोमिनेंट आहार विहार का भी यदि सेवन करता है तो साथ में पित्त दोष का प्रकोप तो होता ही है, उसके साथ साथ में ऑलरेडी कफ दोष तो है ही। प्रमेह के अंदर वैसे त्रिदोषज व्याधि है लेकिन कफ प्रधान रहता है, तो कफ और पित्त का यहाँ पर दोनों का प्रकोप साथ साथ में चल रहा है। और ये बीमारगमी होके हमारा जो ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश है वहां पर जाते हैं। उसके बाद वहां जाके रक्त, हम ऐसा समझ सकते हैं, रक्त मांस और मेदो धातु का दुष्टि कर रहे हैं
उसके बाद वहां वात का जो नॉर्मल पाथवे है, प्रकोप होने, कफ और पित्त का प्रकोप होने के बाद जो हमारा वात का जो नॉर्मल पाथवे है उसका अवरोध कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां वात का प्रकोप हो रहा है। और ये वात प्रकोपित होकर के जो भी हमारा वसा, मज्जा या अपर ओज या जितने भी वाइटल कंस्टिट्यूट्स हैं उनको वहां से खींच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जितना भी धातु है उनका क्षय हो रहा है। तो लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द धातुस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये चेंजेस हैं वो सारी जगह आना चालू हो जाते हैं। उसी तरह से ये चेंजेस हमारी आंखों में भी आते हैं। इसीलिए डायबिटिक की वजह से सारे ऑर्गन्स पर असर देखने को मिलता है। इसीलिए प्रमेह ब्रिंग आउट चेंजेस फर्स्ट इन सर्व सिरा देन इन दृष्टि पटलगत सिरा दैट लीड्स टू इम्पेयरमेंट ऑफ द विजन। अब मैंने यहाँ धातु क्षय की बात करी है, तो जितना जैसे आचार्यों ने धातु क्षय के लक्षण बताए हैं अलग अलग, उनमें से ही कुछ लक्षण लेके इसको कोरिलेट करने का कि हम रेटिना में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली जैसे रक्त धातु का यदि क्षय हो रहा है तो वहां पर शिरा शैथिल्य आता है, मतलब शिराओं के अंदर शैथिल्य डेवलप हो रहा है। तो हम इसको रेटिना के अंदर कोरिलेट कर सकते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स का लॉस हो रहा है या फिर पेरिसाइट्स है उसका लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और वहां इडीमा या हेमरेज डेवलप हो रहे हैं। उसी तरह से यदि मांस धातु क्षय का लक्षण की बात करते हैं तो धमनी शैथिल्य मिलता है। धमनी शैथिल्य को हम कोरिलेट करें तो जो कैपिलरी वॉल है उसका वीक हो जाना, जिसकी वजह से वहां आउट कोचिंग हो जाती है, जिसको कि माइक्रो एन्यूरिज्म नाम दिया जाता है। मेद क्षय में एक लक्षण देखने को मिलता है संधि शून्यता। संधि शून्यता को हम रेटिना के अंदर देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड रेटाइनल बैरियर है तो वो भी एक तरह का जंक्शन है। संधि शून्यता मतलब जंक्शन के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं बची है, तो मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है जो भी हमारा ब्लड रेटाइनल बैरियर है उसका। उसके बाद मज्जा के अंदर हम मज्जा प्रदोषज विकार में हम देखते हैं तो तमह प्रवेश करके एक लक्षण मिलता है। इसको हम बोल सकते कोरिलेट कर सकते हैं कि एनीमिया या हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो रही है रेटाइनल टिश्यू में, जिसकी वजह से पेशेंट्स को आगे काला काला दिख रहा है उसको या देखने में उसको दिक्कत आ रही है। शुक्र क्षय का एक लक्षण है पांडुत्व। इसको हम हेरिडिटरी बोल सकते हैं, जैसे प्रमेह के पेशेंट में देखने को ही मिलता है। और ओज क्षय लक्षण में मिलता है एक लक्षण व्यथित इंद्रिय। तो मतलब इंद्रियों का जो काम है, जितनी भी इंद्रियां हमारी ज्ञान इंद्रिया, चक्षुरेंद्रिया, उनके फंक्शन में कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी चक्षुरेंद्रिय है उसका जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं कमी हो रही है उस फंक्शन में, मतलब डिमिनिश फंक्शन है उसका। तो इसको हम कोरिलेट इस तरह से देख सकते हैं कोरिलेट करके। चिकित्सा के अंदर सर्वप्रथम जैसा हम आयुर्वेद के अंदर है ही कि सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है, देन हम अग्नि की चिकित्सा पे जा सकते हैं। आम दोष यदि है और प्रमेह का पेशेंट है तो हम उसके अंदर आम दोष की और अग्नि की चिकित्सा करते हैं। श्रोतोशोधन चिकित्सा सकते हैं। रसायन चिकित्सा, क्योंकि कहीं ना कहीं धातु क्षय हो रहा है तो हम रसायन के जरिए उसको पूरा कर सकते हैं। वात का प्रकोप हो रहा है तो वात अनुलोमन चिकित्सा हमें करनी है, और साथ ही साथ पित्त शामक चिकित्सा को भी हमें इन्वॉल्व करना है। और स्थानिक चिकित्सा यदि हमने करनी है तो हम क्रियाकल्प का सहारा ले सकते हैं। चाणक्य के अंदर मेनली आचार्य सुश्रुत ने 5 क्रियाकल्प बताए हैं, तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन और अंजन। और आचार्य शार्डंगर भी इसमें 2 ऐड कर देते हैं। इस तरह से 7 उन्होंने बताए हैं, तो हम इन क्रियाकल्प का यूज भी कर सकते हैं। अब हम केस डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केस डिस्कशन में सब फीमेल पेशेंट है, एज 51 ईयर, चाणक्य तंत्र ओपीडी में विजिट 13 सितंबर 2021, कंप्लेन ऑफ ब्लरिंग विजन इन बोथ आईज, डिस्टेंट के लिए और नियर के लिए।
और साथ ही साथ उनको ब्लैक स्पॉट दिखना या फ्लोटर्स की कंप्लेन भी थी। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट ग्रेजुअली डेवलप blurriness of vision for both distant and near object. There were occasionally floaters and black spot in front of left eye. For this, she approached an ophthalmologist, and after her thoroughly examination, she was diagnosed with diabetic macular edema in left eye. Diagnosed case आया था ये. She was advised to take intravitreal bevacizumab. ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये एक एंटी बीजीएफ एजेंट है। पेशेंट वाज नॉट विलिंग टू अंडरगो द अबव सेड ट्रीटमेंट एंड वांटेड टू गिव आयुर्वेदा ए ट्राई, थस शी अप्रोच अवर ओपीडी। वो पेशेंट डायग्नोस पेशेंट आई थी और उसको इस तरह का वहां एडवाइस किया गया था। वो आयुर्वेदा के अंदर एक अप्रोच से आई थी कि यहाँ कुछ हो सकता है क्या। पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कुछ कोई नथिंग कंट्रीब्यूटरी। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की मदर वाज सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। History of past illness, she is a known case of diabetes mellitus since past 9 years and taking medications such as glyperamide and metformin. Personal history, sleep disturbed, appetite good, bowel once a day, micturition 5 से 6 times per day, alcohol या किसी भी तरह का उसको एडिक्शन नहीं था। And in examination, जर्नल एग्जामिनेशन में पल्स रेट उसका 72 पर मिनट, जो भी जर्नल एग्जामिनेशन सब उसके नॉर्मल थे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी सारे नॉर्मल लिमिट में थे। ओक्यूलर एग्जामिनेशंस में जो उसका एंटीरियर सेगमेंट का एग्जामिनेशन था वो विद इन नॉर्मल रेंज था। आईब्रोज, ऑर्बिट, आईबॉल्स, आईलिड, आईलैशेस, लैक्राइमल सैक एरिया, कंजक्टिवा इन नॉर्मल कंडीशन, कॉर्निया क्लियर अपीयरेंस, स्क्लेरा इज नॉर्मल, एंटीरियर चैम्बर नॉर्मल। ये इस तरह से हम ओक्यूलर एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। हम इसको चालू करते हैं इसका आईलिड से, आईलैशेस से, लैक्राइमल सैक एरिया, कंजक्टिवा, कॉर्निया, स्क्लेरा, एंटीरियर चैम्बर, आइरिस। प्यूपिल के अंदर हम रिएक्शन इसके अंदर देखते हैं कि प्यूपिल एक तो रेगुलर शेप में है या उसका रिएक्शन नॉर्मल है। यदि हम लाइट डालते हैं तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, फिर डायलेट करती है, तो नॉर्मल रिएक्शन मिलना चाहिए यदि किसी भी हेल्थी पेशेंट का हम प्यूपिलरी रिएक्शन चेक कर रहे हैं। तो लेंस के अंदर उनको थोड़ा इमैच्योर सेलाइन कैटरेक्ट की तरफ वो जा रही थी दोनों ही आईज में। आईओपी इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर था, राइट आई में 15 mm पर Hg, लेफ्ट आई में 17 mm पर Hg था। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर 21 mm तक रहता है, तो ये सब विद इन नॉर्मल लिमिट था। अब विजुअल एक्यूटी एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं कि पेशेंट को दिख कितना रहा है, उसको हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट बोलते हैं, जिसको हम स्नेलन चार्ट से हम देख सकते हैं। ये मैंने साइड में दिखाया है कि हम किस तरह से पेशेंट का विजन का एग्जामिनेशन करते हैं। हम उसको 6 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा के इस तरह से लेटर को पढ़वाते हैं। तो जो पेशेंट का विजन आया था, डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी, राइट आई की 6/12 पार्शियल, लेफ्ट आई का 6/60, नियर विजन पेशेंट का था N/8। ऐसे ही नियर विजन चार्ट रहता है, वहां पर भी वैल्यूज लिखी रहती हैं, तो उसमें N/8 एंड लेफ्ट आई में N/10 विथ पिन होल एग्जामिनेशन, राइट आई में 6/9 एंड लेफ्ट आई में 6/60। पिन होल एग्जामिनेशन से हम उसका मैक्यूला का फंक्शन थोड़ा असेस कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को जब हम पिन होल लगाते हैं, पिन होल का सेंस है एक बिल्कुल बारीक छेद से पेशेंट को देखने के लिए बोलना। तो बिल्कुल जब बीच में से पेशेंट देखता है तो वो एकदम उसका सेंट्रल विजन होता है, और सभी पेशेंट्स में वो नॉर्मल मिलता है। और बेटर जैसे इस लेफ्ट आई के पेशेंट में 6/60 था उसका विजन, और यदि पिन होल लगाने पर भी उसका विजन इंप्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि 1 या 2 लाइन का विजन इंप्रूव होता, 1 लाइन तो इंप्रूव होता ही है यदि हम पिन होल उसको लगाते हैं, क्योंकि उस समय जो मैक्सिमम विजन रहता
है वो पूरा कंसंट्रेशन मैक्यूला के ऊपर रहता है, तो हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी हमें देखने को मिलती है। तो 6/60 से 36 या 24 तक विजन मिलना चाहिए था, लेकिन उस पेशेंट का विजन 6/60 पर ही रुका हुआ था। तो एक इसको देखकर भी हम सस्पेक्टेड कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे मैक्यूलर एरिया में दिक्कत है। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की तरफ जाते हैं कि पेशेंट को हम किसी भी तरह से करेक्ट कर सकते हैं विद स्पेक्स, उसको कोई चश्मे का नंबर दे सकते हैं। तो उसका जो रिफ्रैक्शन था वो डिस्टेंस में माइनस आधा नंबर सिलेंड्रिकल 90 डिग्री पर 6/9 करेक्ट हुआ। देन लेफ्ट आई में उसको -6.50 से स्फेरिकल एंड -0.50 90 डिग्री पर करेक्ट हुआ 6/36। वो भी इतना नंबर देने पर केवल उसको करेक्ट हुआ 6/36। ना उसको एंटीरियर चैम्बर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ना उसको लेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है। तो हमारा जो सस्पेक्टेड जाता है कि कहीं ना कहीं उसको पोस्टीरियर सेगमेंट की दिक्कत है। नियर विजन के अंदर +2 से उसका करेक्ट हुआ था N/6 राइट आई में, लेफ्ट आई में N/8। फंडस एग्जामिनेशन हम देखते हैं तो मीडिया मतलब उसका जो लेंस है उस लेंस में हेजीनेस की वजह से या कैटरेक्ट की वजह से मीडिया था वो थोड़ा हेजी था दोनों ही आई के अंदर। हम फंडस एग्जामिनेशन करते समय प्यूपिल डायलेट कर लेते हैं। जो प्यूपिल डायलेटर एजेंट्स आते हैं उन ड्रॉप्स की सहायता से हम प्यूपिल को डायलेट करके इजीली फंडस को देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मीडिया, देन डिस्क के अंदर जो मैंने फर्स्ट इमेज आपको दिखाई थी कि रेटिना के अंदर डिस्क रहता है, मैक्यूला रहता है एंड पेरिफेरल रेटिना रहता है। तो डिस्क के अंदर साइज नॉर्मल था, शेप नॉर्मल, कलर्स नॉर्मल, मार्जिन एकदम क्लियर। एक CD रेशो रहता है डिस्क के अंदर, कप टू डिस्क रेशो होता है, वो विद इन नॉर्मल रेंज था। 0.3 to 0.4 नॉर्मल रहता है, उनका 0.4 के आसपास था। अब मैक्यूला के अंदर जो फोवियल रिफ्लेक्स था, यदि हम किसी भी पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो एक रिफ्लेक्स मिलता है, मतलब एक शाइन पॉइंट हम बोल सकते हैं। यदि हम उसका मैक्यूला देखेंगे तो एक पिन पॉइंट शाइन एरिया मिलता है जिसे हम फोवियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। वो उस पेशेंट के अंदर दोनों ही आंखों के अंदर डल था, तो इससे हमें सस्पेक्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसको मैक्यूला में दिक्कत है, और ऑलरेडी वो पेशेंट डायग्नोस भी आया थी। उसके बाद उसका जो जर्नल बैकग्राउंड है, जो पूरा पेरिफेरल रेटिना है या मैक्यूला के जो आसपास वाला एरिया है, वहां पर हमें माइक्रो एन्यूरिज्म, हार्ड एक्जुडेट्स, राइट आई में ओनली माइक्रो एन्यूरिज्म थे, लेफ्ट आई के अंदर हार्ड एक्जुडेट्स, माइक्रो एन्यूरिज्म और साथ में हेमरेज। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हम पेशेंट की करवाने पर उसका जो फास्टिंग ब्लड शुगर था वो 160, पोस्ट पेराइंडल ब्लड शुगर था वो 180 एंड HbA1c था वो उसका 8 था। और जब हमने OCT कराया 3D OCT मैक्यूला फाइंडिंग में, राइट आई की जो थिकनेस थी, जो मैंने आपको इसके एनाटॉमी में बताया कि जो मैक्यूलर थिकनेस थी उसकी सेंट्रल मैक्यूलर थिकनेस थी वो 226 थी राइट आई में, लेफ्ट आई में वो थी 322 माइक्रोन मिलीमीटर, अबोव रेंज थी। ये एक उसकी OCT की इमेज है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी का एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जो ये 9 एरिया हैं, ये मैक्यूला के एरिया हैं, उसमें से जो ये सेंट्रल वाला एरिया है जिसे हम सेंट्रल फोवियल थिकनेस बोलते हैं, उस एरिया के अंदर जो थिकनेस है जो पिंक मार्जिन से आपको शो हो रही है, इस एरिया में मैक्यूला की थिकनेस बढ़ी हुई है। यहाँ कलर कोडिंग भी रहती है, अलग अलग कलर अलग अलग एरिया को डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो 322 है वो अबोव नॉर्मल रेंज है, इसको हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा बोल सकते हैं क्योंकि अबोव 300 की रेंज में ये जा रहा है। अब उसका जो ट्रीटमेंट अप्रोच है कि हमने पेशेंट का पूरी तरह से उसको एग्जामिन किया, उसका ट्रीटमेंट के लिए उससे कंसेंट लिया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं या इसमें जाना चाहते हैं,
और उसका जो भी प्रोग्नोसिस है वो उसको और उसके फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन किया। और पेशेंट को ओपीडी बेसिस पर ही ट्रीट किया गया। जो ट्रीटमेंट का टोटल ड्यूरेशन था 45 डेज का था। सबसे पहले जब वो फर्स्ट विजिट पे आए तो हमने दीपन एंड पाचन से उसका, क्योंकि क्रोनिक आम दोष भी है और क्रोनिक हाइपोटेनिया के अंदर वो वैसे पेशेंट डायबिटिक हिस्ट्री थी प्रीवियसली 9 ईयर्स से, तो पहले 5 दिन हमने दीपन पाचन कराया है। उसके लिए हमने जो ड्रग सेलेक्ट किया है वो धान्यक, मुस्ता और शुंठी। धान्यक 15 ग्राम, मुस्ता 10 ग्राम और शुंठी 5 ग्राम। जो ये कॉम्बिनेशन है ये कफ और पित्त का भी शमन करेगा। उसके बाद इसको पीने के लिए 2.5 लीटर पानी में उबाल के, जब तक वो 2 लीटर रह जाए उसको उबालने के बाद में इस पानी को हमने 5 दिन तक इसको सुबह जब भी खत्म हो जाए 2 लीटर पानी इसको पिलाया फर्स्ट 5 डेज। देन हमने मेडिकेशन स्टार्ट करा 18 से। नवादी क्वाथ उसका अनुपान दिया गोमूत्र अर्क के साथ 30 डेज तक। बीडी डोज में था ये भी 2 टाइम। त्रिफला गुगलू 30 डेज। ये जो डोज दी गई है वो 1 ग्राम दिन में 3 बार दिया हमने गुगलू का डोज। ये जो डोज है 1 ग्राम की, ये एपीआई के अंदर मेंशन है 1 ग्राम की डोज। उसके अंदर उसके बाद वासा गुड़ुच्यादि कसाय, ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में आता है, इसका यूज किया 30 डेज। चंद्र प्रभावती 30 डेज 2 टैबलेट दिन में 2 बार। निशा अमल की चूर्ण, निशा अमल की चूर्ण में आंवला और उसके साथ में हल्दी मिक्स करवाया 30 डेज। मधुमेहारी चूर्ण, ये जो कंपोजिशन है ये एनआईए फार्मेसी का ही कंपोजिशन है। हमने इसको इस पेशेंट के अंदर भी यूज किया बिकॉज ऑफ डायबिटीज। 30 डेज का था। ये सारा जो ट्रीटमेंट था वो हमने स्टार्ट किया इनको 18 सितंबर 2021 से। देन जब वो पेशेंट सेकंड विजिट पे आई 19 अक्टूबर 2021, तो थोड़ा उसका जो विजन था उसमें उसको क्लैरिटी थी, तो हमने उसका जो ट्रीटमेंट था वो सेम ही रखा 15 दिन और। उसके बाद जब वो थर्ड विजिट पे आई 4 नवंबर को 2021 को, तो उसका जो विजुअल एक्यूटी था उसमें उसको इम्प्रूवमेंट था। और जो मैक्यूला की हम उस दिन उसका 3D OCT इमेज भी लिया, तो जो उसकी मैक्यूलर थिकनेस थी उसके अंदर भी रिडक्शन था। FBS, PPBS और HbA1c के लेवल में भी रिडक्शन था। तो चंद्र प्रभावती को हमने उस समय स्टॉप किया, केवल एक ट्रीटमेंट को इसमें से स्टॉप किया था और जो सारे ट्रीटमेंट थे उसको कंटिन्यू किया था 15 दिन के लिए। और अब हम देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बिफोर ट्रीटमेंट क्या फाइंडिंग्स थी एंड आफ्टर ट्रीटमेंट क्या फाइंडिंग्स थी। बिफोर ट्रीटमेंट डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी, राइट आई 6/18, 6/12 आफ्टर ट्रीटमेंट। विजुअल एक्यूटी पिन होल के अंदर राइट आई में 6/9 था, आफ्टर ट्रीटमेंट भी 6/9 था। लेफ्ट आई के अंदर विजन जो था पहले 6/60 था वो इम्प्रूव होके 6/36 हुआ, उसको 1 लाइन का इम्प्रूवमेंट आया था विजन में। और जब हमने उसका पिन होल से विजन लिया तो उसका पिन होल से विजन इम्प्रूव हुआ 6/24, 6/60 था जो कि प्रीवियसली बिफोर ट्रीटमेंट पिन होल विजन उसका 6/60 था, जो आफ्टर ट्रीटमेंट 6/24 पे हुआ उसका। और बेस्ट करेक्टेड जो विजन था आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसका नंबर देने के बाद में राइट आई के अंदर 6/9 था, लेफ्ट आई के अंदर जो बिफोर 6/36 ही करेक्ट हो रहा था वो 6/24 तक आ गया था। नियर विजुअल एक्यूटी के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं था, N/8 बिफोर ट्रीटमेंट राइट आई में, आफ्टर ट्रीटमेंट राइट आई में N/8 था, लेफ्ट आई में N/10 था, N/10 से वो N/8 तक इम्प्रूव हुआ था। और जो सेंट्रल मैक्यूलर थिकनेस थी जो कि लेफ्ट आई के अंदर 322 थी वो रिड्यूस होके 287 में आ गई थी, और जो राइट आई का 226 था वो 199 के अंदर आ गया था। फोवियल रिफ्लेक्स अभी भी डल ही दिख रहा था। जनरल बैकग्राउंड के अंदर जहां पहले लेफ्ट आई में माइक्रो एन्यूरिज्म, हार्ड एक्सुडेट्स और जो हेमरेज,
जितने ज्यादा थे उससे थोड़े कम देखने को मिले। हार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म नहीं था, हार्ड एक्सुडेट्स और हेमरेज आफ्टर ट्रीटमेंट कम हो गए थे। जितना जितना प्रीवियसली बिफोर ट्रीटमेंट थे ज्यादा, उतने ज्यादा नहीं थे आफ्टर ट्रीटमेंट। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बिफोर ट्रीटमेंट फास्टिंग ब्लड शुगर 160 था, आफ्टर ट्रीटमेंट उसका उस दिन का जो ब्लड शुगर था वो 120 था। पीपीबीएस 180 से 160 रिड्यूस हुआ। HbA1c 8 से 7.4 तक रिड्यूस हुआ। ये बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट का उसका ओसीटी का एक रिपोर्ट है, जहां ये आप देख सकते हैं ये 322 था और यहाँ ये 287 के अंदर पूरी तरह से तो अभी भी नहीं हुआ था रिड्यूस, लेकिन फिर भी एक ये उस रेंज में आ गया था कि अभी हम इसको इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते। 287 की रेंज में था। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इडीमा शो हो रहा है, जो कि यहाँ बिल्कुल कम हो चुका है। एवरेज जो थिकनेस थी उसमें भी रिड्यूस हुआ था। यहाँ 321 थी एवरेज थिकनेस और यहाँ एवरेज थिकनेस 309 आ गई थी। डिस्कशन में कि हमने ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिया है या हमने इसको किससे कोरिलेट किया या किस तरह का हमने किस दोष की प्रधानता को देखते हुए इसकी चिकित्सा किया। यदि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में देखें, जैसा आपको पहले बताया, डायबिटिक मैकुलर इडीमा को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि कफ पित्त प्रीडोमिनेंस के साथ साथ में रक्त वह स्रोतों की भी दुष्टि है, जिसकी वजह से लीकेज और एक्यूमुलेशन हो रहा है रेटाइनल लेयर्स के बीच में। प्रमेह को कफ प्रधान व्याधि मानते हुए वहां पर क्लेद का भी इंक्रीज रहता है, क्लेदत्व देखने को मिलता है, वो भी एक कारण है इस डिजीज के होने का। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जितनी भी चिकित्सा का प्रयोग किया वो कफ पित्त शामक चिकित्सा की, साथ ही साथ में स्रोतोशोधन चिकित्सा और रक्त प्रसादन चिकित्सा का इन्वॉल्वमेंट था। और इसी के साथ साथ निदान और संप्राप्ति विघटन भी एक जो हमारी चिकित्सा है, जिसे हम निदान परिवर्जन या संप्राप्ति विघटन कर सकते हैं कि जो उसका रूट है, जो उसका बेसिक कारण है प्रमेह, उसको हम किसी भी तरह से कंट्रोल करें। तो उसके लिए प्रमेह नाशक चिकित्सा भी हमने इसमें दी और साथ में पेशेंट को पथ्य और अपथ्य आहार विहार के बारे में भी एक्सप्लेन किया। जैसा दीपन और पाचन मैंने आपको बताया, आम अवस्था को रिमूव करने के लिए हमने दीपन और पाचन औषधियों का सहारा लिया। प्रमेह चिकित्सा हमने निदान को अवॉइड करने के लिए की कि जो प्रमेह है, आचार्य चरक ने भी बताया है कि यदि कोई डिजीज किसी का उपद्रव रहती है तो पहले यदि हम उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं तो उससे उसके उपद्रव का भी शमन हो सकता है। तो इसके लिए हमने चंद्रप्रभावती का यूज किया। चंद्रप्रभावती का जो कंटेंट्स है, काफी कंटेंट्स है चंद्रप्रभावती में, उसमें जैसे शिलाजतु है, शिलाजतु के अंदर कफनाशक कफ हर प्रॉपर्टी है, लेख प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टीज की वजह से ये इट रिड्यूस द इडीमा, इसकी जो शोथर प्रॉपर्टी या कफहर प्रॉपर्टी की वजह से इडीमा को रिड्यूस कर सकता है। और साथ ही साथ में रसायन एक्शन, जिसकी वजह से जितनी भी रेटाइनल वेसल्स है वो डैमेज हो गई है, तो उनको भी रिजुविनेट करने में ये हेल्प कर सकती है। उसके बाद वासा गुड़ुचादि कसाय, इस कसाय के अंदर वासा है, हरितकी, गुड़ुची, चिरायता, निम्ब, कुटकी और आमल की, मतलब त्रिफला के साथ साथ में गुड़ुची, निम्ब, कुटकी और चिरायता है। तो ये जितनी भी औषधियां हैं बेसिकली इसमें तिक्त कसाय रस प्रधान औषधियां हैं, लघु गुण और वृक्ष गुण प्रधान है। और साथ में जैसे त्रिफला है, त्रिफला चक्षुष्य है, गुड़ुची रसायन है, निम्ब के अंदर भी चक्षुष्य गुण देखे गए हैं। तो इस तरह से ये जो योग है वो रक्त पित्त का शमन करते हुए, क्योंकि तिक्त और कसाय रस प्रधान है और साथ में इसमें चक्षुष्य औषधियां भी हैं, इसलिए इस ड्रग को सेलेक्ट किया गया है। और वासा तो अपने आप में एक रक्त पित्त शामक है ही। उसके बाद निशा अमल की चूर्ण, निशा अमल की चूर्ण के अंदर आंवला चूर्ण के साथ में हमने उतनी ही मात्रा में 3 ग्राम आंवला की और 3 ग्राम हल्दी, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, दो ही चीज है,
इसमें क्या जो निशा है, जिसे हम हल्दी या आमा हल्दी का यूज भी कर सकते हैं, इसके अंदर जितना भी स्टडी हुआ है हल्दी के अंदर, इसके अंदर एंटी बीईजीएफ की प्रॉपर्टीज पाई गई है। इसीलिए हम जितना भी जैसे डायबिटिक पेशेंट या डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, उनको निशा अमल की चूर्ण या निशा अमल के टैबलेट का यूज करने का एडवाइस देते हैं, क्योंकि एक तो इनमें एंटी बीईजीएफ की प्रॉपर्टी रहती है, जिससे जो न्यू ब्लड वेसल्स है उनको बनने से हम रोक सकते हैं, और साथ में इनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। उसके बाद मधुमेहारी चूर्ण, ये एनआईए का अपना फॉर्मुलेशन है। इसमें कार्वेलक, गुड़मार, जितनी भी ये ड्रग्स है जो मधुमेह पर इफेक्टिव हैं, वो ड्रग है। मेथिका, बिल्व, निम्ब, शुंठी, सौंफ, सनाए, बला और बबूल। ये आम का भी पाचन करने में या उसका मदद, आम दोषों का पाचन करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ में इसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी देखा गया है। शमन औषधियों में हमने जो 2 औषधियां ली हैं वो है पुनर्नवष्टक क्वाथ या पुनर्नवादी क्वाथ और त्रिफला गुगलू। जो ये दोनों ही ड्रग्स है, पुनर्नवष्टक क्वाथ और त्रिफला गुगलू, इन दोनों ही ड्रग्स के अंदर चाहे पुनर्नवष्टक क्वाथ के कंटेंट्स है, और त्रिफला में तो त्रिफला गुगलू में त्रिफला और गुगलू है। पुनर्नवष्टक क्वाथ के जो कंटेंट्स है उनके अंदर शोथनाशक, प्रमेहनाशक और रसायन, मूत्रल, चक्षुष्य प्रॉपर्टी है। जितनी भी एक यदि हम सिंगल ड्रग्स देखें पुनर्नवष्टक क्वाथ की, उन सिंगल ड्रग्स की जितनी भी स्टडी हुई है, चाहे वो एनिमल स्टडी है, उन सब स्टडीज के अंदर किसी, जैसे पुनर्नवष्टक क्वाथ में पुनर्नवा है, आमलकी है, इसके अंदर गुरुचि है, निम्ब है, तो इन सब के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट देखा गया है जितनी भी स्टडी हुई है। और इन सब प्रॉपर्टीज के कारण, जो ऊपर बताया कि शोथहर है, मूत्रल है, प्रमेहनाशक है, मूत्रल प्रॉपर्टी और शोथहर प्रॉपर्टी के कारण it may clear the local fluid retention from the retina and reduce the macular edema. सेकंड, हमने इसमें अनुपान में गोमूत्र या काऊ यूरिन का जो अर्क है वो यूज किया। ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में ही लिया था मार्केट से, गोमूत्र अर्क, क्योंकि पेशेंट्स विलिंग नहीं रहते कि डायरेक्टली हम उनको गोमूत्र दे सकते हैं, तो गोमूत्र अर्क करके आते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो जो काऊ यूरिन्स रहता है उसमें कटु, लवण, तिक्त, कसाय और मधुर रस, उष्ण वीर्य, तीक्ष्ण, लघु और रुक्ष गुण प्रधान और कफ शामक, वात अनुलोमक और पित्त निसारक उसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसी तरह से काम, जैसा पुनर्नवष्टक क्वाथ काम कर रहा है, उसको यदि हम इसके साथ ऐड कर देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। It promote the urination, so it help in biopurification. The redistilled cow urine found to be having a strong antioxidant property. जो भी स्टडी हुई है इसके अंदर, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई गई है। और एंटी डायबिटिक इफेक्ट of cow urine is might be due to stimulation of beta cell of pancreatic islet or stimulation of glycogenesis and also due to its antioxidant effect. तो इस तरह की स्टडी भी काऊ यूरिन के ऊपर है कि एंटी डायबिटिक इफेक्ट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में होती है। अब कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो डायबिटीज सबसे बड़ा एक मेन कॉज है मैक्युलर इडीमा डेवलप होने का। तो हमें सबसे पहले इस डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकें या फिर जो पेशेंट्स हैं उनको अवेयर कर सकें कि अपना एग्जामिनेशन करवाते रहें, और साथ ही साथ में हम उनको आयुर्वेदा से क्या दे सकते हैं, उनका दिनचर्या, उनका आहार विहार, उनका पथ्य, उनको अपनी आई के लिए या फंडस को या चेंजेस नहीं आए उनकी आंखों में डायबिटीज की वजह से, इसके लिए वो क्या क्या प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, इन सब चीजों को हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। By adopting Ayurvedic protocols and making changes in dincharya, ahar vihar, will bring changes not only in the disease condition, but also it upgrade the lifestyle of the person.
Here we had adopted Kaph-Pitta Chikitsa, resulting in reduction of inflammation and removing the Sangattu of Rakta as it prevent further damage to retinal vessels. तो इस तरह से हम पेशेंट का विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यदि इनिशियली स्टेज में पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं. थैंक यू. जी क्वेश्चन पूछने हैं तो मैंने अपनी वो ऑन कर दिया है. आप जी मैम. डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी कह रहे हैं बहुत अमेजिंग लेक्चर रहेगा, लेक्चर रहा. डॉक्टर सुमन कुमारी एक्सलेंट लेक्चर. थैंक यू सो मच. बलजोत फराज मैडम भी अमेजिंग सेशन और वेरी वेल एक्सप्लेन, और आपका धन्यवाद भी किया है. जी और थैंक यू सो मच. मोना जी भी बता रहे हैं बढ़िया लेक्चर है. तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं वो अपने पेशेंट्स में भी आगे इसी तरीके से कोरिलेशन बना के कहीं ना कहीं उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं. बहुत जी क्वेश्चन लगभग आया नहीं है, मैं उसमें देख रही थी. जी जी. डॉक्टर लक्ष्मी मैम बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर ज्वाइन करने के लिए और यहाँ आने के लिए. हाँ, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा आप कुछ पूछना चाहते हैं? बेटा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. जी डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा. नमस्कार मैम. जी डॉक्टर राजेंद्र. मुझे एक्चुअली इससे रिलेटेड तो नहीं पूछना है, ये इतना अच्छा लेक्चर हुआ है कि इसमें कुछ पूछने को ही नहीं रहा, बट मेरी अपनी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ. मैडम से ये पूछना है मुझे कि मुझे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो गया कुछ 8 to 10 डेज बैक, और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है. आईज में स्वेलिंग है बहुत ज्यादा. जी जी जी. हेलो. और हाँ वाटरिंग जी हाँ है जी. और इन्फ्लेमेशन है. तो वो बहुत ही मतलब पहले मैंने स्टार्ट किया था किशोर गूगल और जी त्रिफला गूगल स्टार्ट किया था लेना, और साथ में अमृता रिष्ट, बट उससे भी मुझे लगा जैसे बढ़ गया हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया. तो अभी मैंने सब छोड़ के सिर्फ एलोपैथिक की मेडिसिन ले रही हूँ. एक मॉक्सीफ्लॉक्सोटोब्रामाइसिन की ड्रॉप्स हैं, और एक उसकी है, मतलब ओनली उसी से स्टार्ट किया था. एंटी एलर्जिक टैबलेट ली है, एंटी इन्फ्लामेटरी लिया है, और साथ में अभी तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक भी ले रही हूँ, बट वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा. इचिंग बहुत ज्यादा रहती है, मतलब जैसे ना त्रिदोषज व्याधि है, रुक्षता है वातज की, और रेडनेस है आईज में, और इचिंग होना और स्वेलिंग होना, मतलब कफज, तीनों ही चीजें हैं. जी जी जी. तो मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या मेडिसिन लूं. जी मैम, आपका एज बता सकते हैं एक बार? हाँ, मेरी एज 62 है, बट मुझे कोई बीपी की परेशानी नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है. फिर भी अभी मैं सोच रही थी कि कल, वैसे तो हम ईयरली टेस्ट सारी करवाते हैं, नॉर्मल ही रहते हैं,
बट हाँ मुझे ना एक इओसिनोफिल मुझे 7 आते हैं, 6 7 6 7 इस तरह से। तो एलर्जिक रिएक्शन है मैम, इसीलिए वो। हाँ मैम आपको एलर्जिक राइनाइटिस का या मतलब एलर्जिक का प्रीवियसली काफी टाइम से हिस्ट्री है? हाँ बहुत दिन से है मुझे, मतलब सालों से ही समझ लो, 3 4 साल से है ये। जी जी इचिंग की तो बहुत बार होती है, आईज में इचिंग होना बड़ी बार होता है। जी बट मैम। जो है ना अब जो ये स्टार्ट हुई है 8 10 डेज बैक, तो वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। जी मैम। मैम आपने कभी जैसे परिशेक का यूज किया है, जो हम नेत्र परिशेक करते हैं उसका? परिशेक में मैंने ना त्रिफला का करना चाहा था, मैं त्रिफला से हाँ जी हाँ जी। वॉश करने के लिए। बट मुझे ना, मैंने करा था तो मे बी मेरी ना कोई जो उसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना, कितना पानी और कितना मुझे पाउडर लेना है, ओके तो ओके वो मुझे ज्यादा ठीक नहीं रहा। ओके। मैम उसका क्या अच्छा मतलब आप यदि उसको डेली, आपको केवल त्रिफला नहीं लेना, साथ में आपको मुलेठी भी लेना है, लोत्र लेना है और थोड़ा सा टंकन भस्म लेना है। मतलब ये सारा मिला के केवल आपका 1/4 टी स्पून ही रहना चाहिए। जो हम टेबल स्पून ठीक है। लेते हैं 1/4, केवल चौथाई चम्मच ही रहना चाहिए। चौथाई चम्मच से भी कम रहे तो भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप उसको कितने इसको, पानी में हाँ, लेना है? उसको कम से कम आप है ना 2 गिलास पानी में उबालने के लिए रख दीजिए। जब आपका वो ठीक है। 1.5 गिलास के आसपास रह जाएगा ना, तब आप हाँ उसको जी। अच्छे से छानना। उसका जो फिल्टर करना है ना, वो बहुत मतलब क्या रहता है, बारीक फिल्टर रहता है कि यदि हम छन्नी के अंदर कॉटन लगाए, मतलब कॉटन हाँ लगा जी। हाँ के जी। फिर उसको कम छाने, तो एकदम वो ठीक। क्लियर वाटर जो है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद ठीक है। आपने उसको जो आई कप्स हम मार्केट में अवेलेबल रहते हैं छोटे, आपने यदि पहले यूज किया हो तो कभी आई कप्स आते हैं। नहीं, यहाँ मिलते नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बट फिर वो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। कॉटन को है ना, कॉटन को कर लेते हैं हम बॉईल करके ना, ऑटोक्लेव कर लेते हैं, फिर उससे हैंड वॉश करके और वॉश करते हैं आइस को। लेकिन आप परिशेक। हाँ, वो उतना कॉटन से तो उतना इफेक्टिव नहीं होता होगा। जैसे आई कप्स के अंदर हम उसको भर देते हैं ना, तब हम अपनी आंखें डिप करके रखते हैं उसके अंदर 5 to 10 मिनट, तो उसका मतलब ठीक। ज्यादा अच्छा रिजल्ट। वैसे ऑनलाइन अवेलेबल है आई कप्स, यदि ठीक है, वहाँ मैं पंजाब में हूँ, मैं पूछूंगी अगर कहीं पर होंगे तो मैं कोशिश करूंगी। पंजाब, जैसे अभी हम लोग तो इधर हरियाणा है तो यहाँ तो है अवेलेबल अलग अलग सेक्टर में, पंचकुला में। अच्छा। 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 जी मैम। ठीक है। तो एक आप उसका यूज कर सकते हो। साथ में मैम अच्छा। आप हरिद्रा खंड यदि आप यूज किया है पहले, उसको आप एक बार। हरिद्राखंड को ना थोड़ा सा मुझे उष्णवीर्य रहता है, बट मैं सोच रही थी उसको दूध के साथ लेने के लिए, हाँ कि ले दूध के सकते साथ। हैं मैम, आप हाफ टेबल स्पून ही ले लीजिए, चाहे 2 to 3 ग्राम की डोज में ही आप ले लीजिए। हाँ जी। हाँ, और सुबह शाम साथ में दूध के। मैम, हाँ वो साथ में एक आप मैम सिप्लादी का और गोदंती और टंकन का कॉम्बिनेशन, ये आप एक किसका? बार आप चाट सित, करिए मैम। सितोपलादी सितोपलादी। चूर्ण का, हाँ सितोपलादी चूर्ण का 2 ग्राम की डोज में, गोदंती भस्म आप 1 ग्राम और टंकन भस्म आप 1 ग्राम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन विथ हनी। सितोपलादी, टंकण और गोदंती। गोदंती। एक्चुअली मैंने सितोपलादी और यष्टि का लिया है सुबह और शाम। अच्छा अच्छा, उसमें यष्टि मैम और फिर आप ये सितोपलादी। गोदंती और टंकन भी मिक्स कर दीजिए। ठीक है। जी। गोदंती और टंकण कितनी डोज में लेना है? एक 1 ग्राम की टंकण। तो, हाँ 1 ग्राम की डोज में गोदंती, और टंकन आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 500 मिलीग्राम एक डोज में डाल, मतलब हो जाए उतना डाल सकते हैं। अच्छा। जी ठीक है, सुबह शाम लेना है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। और मैम आप आई ड्रॉप तो एलोपैथी वाला यूज कर रहे हैं, ओलोपैट या कुछ और यूज कर रहे हैं आप? हाँ वो है। अच्छा वो सी सी एक एक्चुअली एक स्टीरॉयड वाला भी यूज कर रही हूँ, वो है ऑक्यूल सीडीओ का ऑक्यूलर डी, सिडेक्स का या ऑक्यूलर डी। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। वो तो एंटीबायोटिक, और ये तो दोनों एंटीबायोटिक ही हैं, इनमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि एंटी एलर्जिक हो ये।
यदि हाँ आपको ईचिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक एलोपैथी के अंदर ही आती है ओलोपेटाडिन नाम से, आई ड्रॉप ओलोपेट। वो मैं मिस्टिक डाल रही हूँ, मिस्टिक आई ड्रॉप्स। स्टिप डाल रहे हैं, ठीक है फिर तो आप, लेकिन आप एक ये जो, एकेलेक्स आती है, एकेलेक्स आई ड्रॉप्स, वो भी डाल रही हूँ। इचिंग नहीं कंट्रोल होती, बहुत ज्यादा होती है। जी मैम, आप एक परिशेक कंटिन्यू रखेंगे ना इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, आई कप से आप करेंगे तो आपको ईचिंग में काफी रिलीफ मिल जाएगा, और साथ में ये कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे तो उससे इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, आपसे मैं वैसे बात कर सकती हूँ क्या? आपका नंबर हो तो। हाँ हाँ हाँ, श्योर मैम श्योर। अच्छा, मैं मैम से नंबर ले लूंगी आपका, जी 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 या मैम जी जी आप जी। मुझे लिखवा सकते हैं नंबर? हाँ हाँ, लिख लीजिए मैम, कोई कोई इशू नहीं। हाँ जी, बताइए। हाँ, 6375 9600। 6375। हाँ जी हाँ जी। 6375 आगे। 9600 9600 79। 79। जी सिक्स जी थ्री सेवन फाइव नाइन सिक्स डबल जीरो सेवन नाइन जी मैम जी। यही। ठीक है, डॉक्टर गरिमा ना? हाँ जी जी मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी, जी, बहुत थैंक यू अच्छी सो बात मच। बताई आपने। मुझे लगता है कि सही बात है, परिशेक और इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आराम आएगा, और कंसिस्टेंटली लेकर आप चलाएँगे तो ये ईज़िली अच्छा रिज़ल्ट देगा, है ना? डॉक्टर जी शुक्ला जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग हेतल मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ, नमस्ते। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आजकल बच्चों में ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? जी मैम, एक तो ड्राई आई का कॉज यदि डिजिटल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन है, यदि मतलब बच्चों के अंदर ज़्यादातर यही रीज़न देखने को मिलता है, तो एक तो हम उनका एक तो एक्सपोजर कम कर सकते हैं, साथ में यदि अभी इनिशियली स्टेज में है तो हम महात्रिफला घृत आता है, उसका हम एक एक चम्मच बच्चे को दूध में मिला के दे सकते हैं, एक कप दूध के अंदर महात्रिफला घृत का हम यूज कर सकते हैं। और साथ में हम इस परिषेक का, जैसे त्रिफला परिषेक होता है, ऐसे ही हम शीर पाक का परिषेक करवाते हैं, मतलब दूध लेना है उतना, मतलब जैसे आपने एक गिलास दूध लेके एक गिलास उसमें पानी मिलाना है और एक पिंच सेंधा नमक डाल लेना है उसमें, जब वो दूध जितना ही रह जाए, मतलब एक गिलास जब रह जाए, उससे आपने नेत्र परिषेक करवाना है। साथ में ये महात्रिफला घृत का यूज करना है खाने में, और एक प्रतिमश नस्य आप बच्चों में यूज कर सकते हैं, चाहे बेसिकली अणु तेल से ही आप शुरू कर सकते हैं। और जितना हो सकता है, जैसे कंप्यूटर का यदि एक्सपोजर है तो जैसे 5 to 6 आवर्स है तो उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। मैम जैसे ये आपने बताया सारा ट्रीटमेंट, तो हम जैसे ओल्ड एज है या मतलब मतलब किसी भी एज में जैसे ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है तो उसमें भी ये तीनों चीजें यूज कर सकते हैं? एक्चुअली बस आप यदि महात्रिफला घृत का ओल्ड एज के अंदर यूज कर रहे हैं तो पहले श्योर, मतलब इस चीज का आप देख ले, पेशेंट कोई हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई हाइपरलिपिडीमिया या इस तरह का पेशेंट नहीं हो, और हम लोग उसको घृत प्रिपरेशन, वैसे तो एक टेबल स्पून कोई ज्यादा डोज नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर से हम एक बार ये कंफर्म कर ले कि पेशेंट हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रॉल इस तरह का पेशेंट नहीं है, अदरवाइज हम उसको आराम से दे सकते हैं। मैंने काफी पेशेंट्स में दिया है, मैं तो अभी भी यूज कर रही हूँ। ड्राई आई का एक्चुअली में एलोपैथी के अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग एक आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप देते हैं, इसके अलावा कोई उनके पास वो नहीं है, तो हम इसका अच्छा यूज कर सकते हैं, परिषेक का, महात्रिफला घृत का, और साथ में मैं तो घृतमंड का आश्वासन भी देती हूँ पेशेंट्स को, कि जो हमारा गाय का घी रहता है उसका जो ऊपर का हमारा मंड वाला जो पोर्शन है, उसको ड्रॉप फॉर्म में एक एक बूंद आंखों में डलवा लो, जब पेशेंट्स मतलब उसका सारा काम फिनिश हो गया है, देन वो शाम मतलब खाना मतलब सब कुछ उसने कर लिया है, उसको बस अब सोना ही बाकी है, उससे पहले आप डलवा सकते हैं। मैम कोई ऐसे आई ड्रॉप आते हैं आयुर्वेदिक?
आयुर्वेदिक में आप यूज कर सकते हैं, एक यमुना फार्मेसी की आती है, ब्यूड्यू करके आ रही है, उसका कर सकते हैं। एक नेत्र अमृतम करके आती है, आई ड्रॉप, आई थिंक कोटाकल की है, उसका यूज कर सकते हैं। और मैम जैसे आपने परिशेक बताया है कप थेरेपी से, तो वो हमने कितने दिनों के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब ऑफ एंड ऑन यूज करना? अप एंड डाउन आप यूज कर सकते हैं। इनिशियली तो एटलीस्ट मिनिमम 7 days तो हमने करना ही है। ओके ओके मैम। और एक सेकंड क्वेश्चन मैम ये मेरा था कि जैसे प्रोग्रेसिव लेंस यूज करते हैं तो उसमें हम जैसे बनवाने जाते हैं तो उसमें हमें वो टेक्नीशियन बताते हैं कि कॉरिडोर्स का कोई उसमें सिस्टम होता है कि, तो ये मतलब इज इट ट्रू कि मतलब जैसे रेट्स में भी काफी डिफरेंस होता है, तो वो मतलब कॉरिडोर्स वो सेट करते हैं जैसे सेंटर एक्चुअली पॉइंट? हाँ जी, प्रोग्रेसिव लेंस के अंदर क्या रहता है, एक डिस्टेंस सेट हो जाता है ना, तो उस पे है ना, मतलब वो लेंस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि आप दूर का जब देखना चाहे तो वो केवल एक डिस्टेंस पे आपको दिखाएगा, आप नियर पे देखना चाहेंगे तो वो एक प्रॉपर डिस्टेंस सेट कर देते हैं कि आपका जो नियर विजन का जो वर्क है वो उतनी ही डिस्टेंस पे आप रखेंगे तो आपको एकदम डेफिनेटली अच्छा दिखाई देगा। यदि आपने नियर वर्क के लिए आगे या पीछे कर लिया किसी भी चीज को, तो उसका जो सिस्टम है प्रोग्रेसिव लेंस का, वो उसको मैनेज नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग ओल्ड एज के अंदर जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज पेशेंट है उनको बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव, क्योंकि उसमें सेट रहते हैं जो आप कॉरिडोर्स बता रहे हैं ना। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। हाँ, वो इस तरह से सेट रहते हैं। मैम क्या फिर ओल्ड एज में प्रोग्रेसिव लेंस नहीं लगवाने चाहिए? देखिए, वो पेशेंट के काम पे डिपेंड करता है कि उसका वर्क ऑफ नेचर किस तरह का है। यदि कोई मतलब इस तरह का वर्क ऑफ नेचर है, कोई टीचर है मतलब, या कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है कि उसको कंप्यूटर की स्क्रीन भी देखनी है, एट ए टाइम पे उसको दूर भी देखना है, तो उसके लिए बेस्ट है प्रोग्रेसिव लेंस। यदि कोई 60 के बाद का कोई व्यक्ति है जिसको केवल ज्यादा मतलब दूर का नहीं है, उसका केवल पास का ही काम है, या फिर उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम बाईफोकल यूज भी कर सकते हैं, या फिर उसका नियर का और डिस्टेंट का हम अलग अलग भी बनवा सकते हैं। क्योंकि प्रोग्रेसिव लेंस ना हर किसी को सूट नहीं होते या हर किसी को सेट नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली मैंने मेरी मदर का भी बनवाया था प्रोग्रेसिव वाला, तो मेरी मदर को भी वो सूट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक डिस्टेंस तक तो सही दिखाई देगा नियर का, लेकिन आपने उस डिस्टेंस को यदि चेंज कर दिया तो वो गड़बड़ करने लगता है। हाँ जी ठीक है हाँ, तो ओके। वर्क ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं समझती जी, हूँ थैंक कि यू। हाँ जी, बहुत अच्छा लेक्चर रहा और ऊपर से क्वेश्चन भी आए हैं, लोगों ने इसका ध्यानपूर्वक सुना भी है। और मैं विश्व आयुर्वेद जी परिषद की इस प्लेटफॉर्म से आपका डॉक्टर गरिमा बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप जी हमारे जी जी, थैंक यू सो इनविटेशन मच। पर यहाँ आए और आपने इस ज्ञान यज्ञ में अपने समय और ज्ञान दोनों की आहुति दी। और ये सभी स्पीकर्स के लिए मैं जैसे कहती हूँ, और अपना पंचकुला ब्रिगेड तो जबरदस्त है ही, तो बहुत बहुत दिल से जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सबसे जी लास्ट में मैम। मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रख जी कर मैम। ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ नेक्स्ट शुक्रवार को हम एक नया लेक्चर लेकर, व्याख्यान लेकर, नए उत्साह के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।